हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं याना अग्रवाल फिर से आप लोगों के साथ इकोनॉमिक्स की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम व्यापार के आधार पर ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी में डिफरेंस समझेंगे और इनका ये समझेंगे कि ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो ओपन इकोनॉमी बिजनेस करती हैं, ऐसी कौन कौन सी कंट्री है जो क्लोज्ड इकोनॉमी बिजनेस करती हैं। ये सारी चीज़ों को समझेंगे जो बेसिक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ओपन इकोनॉमी से। ओपन से आपको समझ आ रहा होगा, ओपन से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है। समथिंग खुला खुला आ रहा है कुछ माइंड में, पहले लिख लेते हैं, है ना। तो हमने लिख लिया ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी इसका मतलब होता है खुली अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जो खुली है। अब खुली अर्थव्यवस्था से थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि मतलब व्यापार करने में कोई बैरियर्स नहीं होते होंगे, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे भी व्यापार कर सकते हो। बिल्कुल राइट, कुछ ऐसे ही। तो जानते हैं इसके बारे में, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं और किस तरीके का व्यापार हो सकता है। देखो, आपकी जो ओपन इकोनॉमी होती है वो बैरियर फ्री होती है, यानी कि किसी भी प्रकार के आपके लिए हर्डल्स नहीं आते, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप नॉर्मली जाके किसी भी कंट्री से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर सकते हो और कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होती कि भाई ये रूल्स है, ये पॉलिसी है, ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओपन इकोनॉमी इज़ कम्प्लीटली ओपन, तो नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, प्रतिबंध मुक्त और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसके अंदर कौन कौन से जानते हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं हम। भाई आप व्यापार कर रहे हो तो आप किसी सामान को किसी कंट्री के अंदर भेजोगे और उस कंट्री से मंगाओगे भी, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करोगे। तो उसमें भी आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता, आप ओपनली कर सकते हो। तभी तो बोल रहे हैं ओपन इकोनॉमी। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अलाउड, ठीक है। निर्यात और आयात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी सामान को मंगा भी सकते हो, भेज भी सकते हो। और क्या क्या आ सकता है। विदेशी निवेश की अनुमति, यानी कि आप किसी चीज़ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, उसकी भी आपको परमिशन होती है, वो भी आपके लिए क्या होता है, परमिटेड होता है। तो वो सब किसके अंदर आता है, वो केवल और केवल आपका ओपन इकोनॉमी के अंदर आता है। किसके अंदर, ओपन इकोनॉमी के अंदर। तो 2 पॉइंट ही हो गए। तीसरा पॉइंट आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिटेड। क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो कम्प्लीटली क्या होता है, आपको परमिटेड होता है, यानी कि विदेशी निवेश की अनुमति होती है। क्लियर। तो ये तीनों पॉइंट आपके किसके अंदर आते हैं, ओपन इकोनॉमी के अंदर आते हैं। किसके अंदर, ओपन इकोनॉमी के अंदर। अब हम बात करेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी की कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर क्या क्या पहलू आते हैं। पहले इसको फिर से रिवाइज करते हैं। ओपन, नाम से समझ आ रहा है खुली, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने पर कोई बैरियर ना हो, कोई अडल्स ना हो, दैट्स अ पार्ट ऑफ ओपन इकोनॉमी। आयात और निर्यात की अनुमति हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश की अनुमति हो। ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आ गई, ओपन इकोनॉमी के अंदर। अब बात करते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी की। किसकी, क्लोज्ड इकोनॉमी की। अब नाम से ही समझ आ रहा है आपको क्लोज का मतलब क्या है, आ रहा है ना नाम से समझ थोड़ा थोड़ा। क्लोज्ड मतलब बंद, बंद अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था, बंद, यानी कि आपको व्यापार करने की अनुमति नहीं हो, रेस्ट्रिक्शंस हो, अगर व्यापार करने की भी अनुमति हो तो। जानते हैं एक ऐसी कंट्री है जिसको जिसकी अर्थव्यवस्था कम्प्लीटली बंद है, वो है आपकी कोरिया। किंगजोम की जो सिटी है उसमें आपको व्यापार करने की कोई अनुमति नहीं है, वो कम्प्लीटली उसकी जो इकोनॉमी है बंद है। तो यहाँ पे लिखते हैं कौन कौन से पहलू हैं। पहला आपका हो गया रिस्ट्रिक्शंस, यानी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस कंट्री के साथ व्यापार नहीं कर सकते। बैरियर ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध रहित।
ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्लियर? ना तो आप इसमें कोई फॉरेन इंपोर्ट कर सकते हो, ना ही फॉरेन एक्सपोर्ट कर सकते हो, यानी आयात निर्यात भी आपका बंद है। नीदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट। क्लियर? आयात निर्यात प्रतिबंधित, यानी कि जो क्लोज इकोनॉमी है उसका अपोजिट कर दो, वो ओपन इकोनॉमी का अपोजिट कर दो। सॉरी, ओपन में सारी चीजें खुली थी, इसमें सारी चीजें बंद है। और ना ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है। ठीक है, नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड। क्लियर और नॉट? काफ़ी बेसिक से पॉइंट है, नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, विदेशी निवेश पर भी प्रतिबंध है। क्लियर और नॉट? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था खुली है या बंद है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कम्प्लीटली खुली है। कोई भी कंट्री भारत के अंदर आकर अपना व्यापार कर सकती है, और भारत भी अपना सामान किसी भी कंट्री को सेल कर सकता है। तो इसको मैं आपको नोट में लिखा देती हूँ। क्लियर? इंडिया ओपन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था है, या भारत एक खुली अर्थव्यवस्था है, ऐसे भी कह सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो डेवलप कंट्री के अंदर काउंट होती है, ऐसी कौन सी कंट्री है जो डेवलपिंग के अंदर काउंट होती है, और ऐसी कौन सी कंट्री है जो अंडर डेवलप के अंदर काउंट होती है। तो कुछ मैं आपको नाम बताती हूँ। डेवलप यानी आपकी जो यूएसए, अमेरिका, जापान, फ्रांस और इजराइल। कौन सी? इजराइल। ये सारी की सारी कंपनी आपकी डेवलप है, यानी कि इनका विकास हो चुका है, फुल विकसित। कैसी हैं? फुल विकसित। लेकिन अब बात करें डेवलपिंग कंट्री की, ऐसी कौन सी कंट्री है जो डेवलपिंग है, यानी कि विकास स्तर पर है, विकास कर चुकी है, विकास चल रहा है। तो कौन कौन सी ऐसी कंट्री हैं? इंडिया, अपना भारत विकास के स्तर पर। आप लोगों ने देखा होगा भारत की इकोनॉमी कितने नंबर पे पहुंच गई है, 4th नंबर पे पहुंच गई है। अब विकास किस तरीके से कर रहा है, चेनाब ब्रिज, काफ़ी सारी चीज़ें भारत के अंदर नई डेवलप हो रही हैं, क्योंकि भारत डेवलप कर रहा है। तो इंडिया, पाक, बैंकॉक, श्रीलंका हो गया, चाइना और नेपाल। क्लियर? और ऐसी कौन सी कंट्री है जो अंडर डेवलप है? ना तो वो डेवलप है ना डेवलपिंग है, केवल अंडर डेवलप है। तो ऐसी अब कंट्री है आपकी जिम्बाब्वे, केन्या और नामीबिया। ठीक है, ये सारी कंट्री आपकी अंडर डेवलप्ड है। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट पढ़ लिए, डेवलप, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। अब बात करेंगे कि जो ऐसी कंट्री डेवलप्ड है उनका स्टैंडर्ड कैसा होता है, यानी कि भाई किसी कंट्री का अपने आप में स्टैंडर्ड भी तो होता है। अब स्टैंडर्ड मतलब क्या? स्टैंडर्ड मतलब जीवन स्तर, कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको क्या क्या फैसिलिटी मिल रही हैं, किस तरीके से वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी जो डेवलप कंट्री है उनका स्टैंडर्ड कैसा है, डेवलपिंग का कैसा है और अंडर डेवलप का कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाला एक हैशटैग करके पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर।
यहाँ से पढ़ते हैं। पहला है आपका डेवलप्ड, यानी कि विकसित। तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो विकसित कंट्री है उसमें जो जीवन स्तर रहने का तरीका है वो हाई स्टैंडर्ड है। जैसे अमेरिका के अंदर, इजराइल के अंदर, जापान के अंदर। पता है इजराइल की जो क्षेत्रफल है, इजराइल के अंदर जो सिटीजन्स है वो बहुत कम है। पता है भारत का एक केवल राज्य जितना हिस्सा है ना उतना पूरा इजराइल है। उसके बाद भी बताओ इजराइल डेवलप कंट्री में आ रहा है। तो वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम इजराइल। आपको पता है इजराइल पूरी दुनिया के लिए अपने हथियार सेल करता है। अब हम बात करेंगे ऐसी कंट्री की जो डेवलपिंग है, यानी कि विकासशील स्तर पर है, हो रही हैं। कुछ विकास हो चुका है, कुछ हो रहा है, और ऐसा टारगेट बनाया जा रहा है कि 2030 तक भारत डेवलप कंट्री का पार्ट बन जाए। मीडियम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है? मध्य जीवन स्तर है। तीसरा है आपका अंडर डेवलप्ड, यानी कि अल्प विकसित कंट्री कौन सी है? आपने पढ़ा था जिम्बाब्वे, केन्या, नामीबिया, ये सारी आपकी अल्प है। तो इनका स्टैंडर्ड कैसा है? लो है। यानी कि यहाँ पे एजुकेशन भी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है लेकिन कम है। तो ये सारी चीज़ें, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये जानती है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंपलसरी रहती हैं। ठीक है, अभी तक हमने जाना डेवलप कंट्री कौन सी होती है, डेवलपिंग कौन सी होती है, डेवलप्ड कौन सी है, ओपन इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है। लेकिन अब जानेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीवन स्तर, यानी कि हमने बोल तो दिया अभी, जो डेवलप्ड कंट्री है उनका हाई है, डेवलपिंग का मीडियम है, और जो अंडर डेवलप्ड है उनका लो है। लेकिन ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इनके अंदर काउंट हो रहे हैं? एजुकेशन, यानी कि शिक्षा होना नेसेसरी है। जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक उसको पता कैसे चलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, शिक्षित होना व्यक्ति के लिए इसीलिए भी ज़रूरी है। कुछ लोगों ने हमारे समाज के अंदर एक परिभाषा दे दी है, एक डेफिनेशन दे दी है शिक्षा की, कि आप किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो, या आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, या आपकी समाज में एक अच्छी रैंक है, तो आप शिक्षित हो। लेकिन असली शिक्षा आपको जब आती है जब आपको सोचने समझने की क्षमता आ जाए। आप जो कर रहे हो वो ठीक है, जो आपके समाज में चल रहा है वो ठीक है, आप उस पर प्रश्न उठा सकते हो, आप अपना तर्क दे सकते हो, तब आप रियल शिक्षित कहलाते हो। आपके पास शिक्षा है लेकिन आप किसी चीज़ पर तर्क नहीं कर पा रहे, वितर्क नहीं कर पा रहे, तो वो शिक्षा किस काम की? तो अकॉर्डिंग टू मी दैट्स कॉल्ड द रियल एजुकेशन। अब दूसरा आपका है हेल्थ फैसिलिटी। कौन सा है? हेल्थ फैसिलिटी। दूसरा आपका हेल्थ फैसिलिटी हो गया। तीसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, चौथा आपका इलेक्ट्रिसिटी, और पांचवा पुवर्टी, और अनएम्प्लॉयमेंट, और पॉपुलेशन ग्रोथ। ये सारी चीज़ें ही आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है। अब मैं इस पर लिख देती हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका रोड और हाउस आ जाता है, यानी कि आपकी जो देश की सड़कें हैं वो व्यवस्थित है या नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी, आपकी घर सही है या नहीं, या झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में काउंट होती है। आपके गांव में, आपके शहर कस्बे में प्रॉपरली लाइट आती है या नहीं, पॉवर्टी, गरीबी कितनी है, निर्धनता, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, तो ये आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है भाई। और पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जो जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या वृद्धि है वो कितनी है। तो ये सारी चीज़ें ही आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर डिपेंड करती है। अब मैंने आपसे इजराइल की बात की,
इसराइल के अंदर पॉपुलेशन कम है और जगह भी कम है, तो उन्होंने जल्दी डेवलप कर लिया, इसलिए वो डेवलप्ड कंट्री में आती है। और भाई भारत की बात करें तो भारत आपने देखा है कि कितना विकासशील है। भारत की जो पॉपुलेशन 140 करोड़ प्लस है, तो बताओ भाई 140 करोड़ लोगों के लिए पैसे देना, उसको डेवलप करना, आधा से ज़्यादा पैसा तो उसी में चला जाता है, खाने पीने में, कपड़े, इन सारी चीज़ों में। जो गरीब है वो गरीब ही रह जाते हैं। तो फिर इन सब फैक्टर्स को सोच समझ के डिस्कस किया जाता है। आर यू गेटिंग? तो ये सारी चीज़ें। अब आपने ये क्वेश्चन सोचा कि भारत के अंदर कौन सा स्टैंडर्ड है जीने का, तो भारत के अंदर मीडियम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो मैं आपको उसको लिख देती हूँ नोट में ही, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछ लेता है आपसे कि जो इंडिया है उसमें मीडियम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या हाई है या लो है। तो आपको क्या बताना है? मीडियम है। भारत कैसा है? डेवलपिंग है, यानी कि डेवलप विकास स्तर पर चल रहा है। ठीक है, क्लियर? इतने पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब हम जानेंगे कि लोगों की विचारधारा क्या है, लोग क्या सोचते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, या फिर ये कल की वीडियो में पढ़े। ठीक है, ये कल की वीडियो में पढ़ते हैं, आज आप बस इतना ही पढ़ के आना और इसको रिवाइज कर लेना। ओपन इकनॉमी, क्लोज इकनॉमी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, हमने इतना पढ़ लिया है इकनॉमिक्स के अंदर। मैं आपको एक बार फिर से इसका लुक दिखा देती हूँ। सिलेक्शन, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या था, इकोनॉमिक्स के लिए रीज़न क्या था, क्यों डेवलप हुआ, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, किस सब से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है इंडिया के अंदर, बिजनेस के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए। मुझे लग रहा है आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब तक हमने डिस्कस कर ली। अब कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आइडियोलॉजी है, लोगों की विचारधारा इकोनॉमी को लेकर, वो क्या है, और जो समाजवादी या केंद्रीयवादी नियोजित अर्थव्यवस्था है उस पर लोगों का क्या कहना है, और दोनों का मिक्स करके क्या है, और एक्टिविटी यानी कि जो हमारे सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उन सब चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? फिर आपको पता चलेगा कि हमारे जो काम बटे होते हैं वो किस स्तर पर बटे होते हैं। आपके जो डॉक्टर्स हैं, वर्कर है, लेबर है, सर्विस सेक्टर, IT सेक्टर, कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। So thank you so much for watching, and please like, share and comment the video.